आज जानेंगे गैल्वेनोमीटर अर्थात धारामापी। तो धारामापी क्या है? धारामापी एक ऐसी विद्युत युक्ति है जिसकी सहायता से परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात किया जा सकता है। क्या? धारामापी एक ऐसी विद्युत युक्ति है जिसकी सहायता से परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात किया जाता है। अब धारामापी का रचना या बनावट के बारे में जानना है, तो चलिए लिखते जाइए। रचना, रचना में क्या लिखेंगे? लिख लिए, रचना हेडिंग दीजिए, है ना। अब जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, लिख लीजिए, फिर इसको समझाते हैं। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, इसमें मुलायम लोहे का बेलनाकार क्रोड होता है। पहले थ्योरी लिख लो, फिर इसको समझाते हैं बोर्ड पर। इसमें मुलायम लोहे का बेलनाकार क्रोड, ऐसा लिखना है। मुलायम लोहे का बेलनाकार क्रोड होता है ना, जिसके ऊपर तांबे के तार को अनेक बार लपेटकर कुंडली बनाई जाती है। कुंडली मतलब कॉइल। तांबे के तार को अनेक बार लपेटकर कुंडली बनाई जाती है। ठीक है, अब लिखिए। कुंडली को शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच, कुंडली को शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच, शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच चूल की सहायता से, चूल यानी कि टॉर्सन हेड, इंग्लिश में इसको टॉर्सन हेड बोलते हैं, हिंदी में चूल। सारा समझाएंगे, पहले लिख लीजिए एक बार कंस्ट्रक्शन, फिर एक एक्सप्लेन कर देंगे। तो क्या है? कुंडली को शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच चूल की सहायता से व्यवस्थित रखा जाता है। चूल की सहायता से व्यवस्थित रखा जाता है। क्लियर है? लिख लिए हो सभी? चूल की सहायता से व्यवस्थित रखा जाता है। अब क्या करना है यहां पे? लिखो, बेलनाकार क्रोड से, यहां पे बेलनाकार क्रोड से एक संकेतक, बेलनाकार क्रोड से एक संकेतक, ये जो सुई है ना, सुई बोलिए या निडल बोलिए या संकेतक, एक ही बात है। बेलनाकार क्रोड से एक संकेतक जुड़ा होता है, एक संकेतक जुड़ा होता है जो वृत्ताकार पैमाने पर, घूमता है, जो वृत्ताकार पैमाने पर घूमता है। क्लियर है? लिख लिए सब? वृत्ताकार पैमाने पर घूमता है। चलिए, और लास्ट लिख लीजिए इसमें, कुंडली के दोनों मुक्त सिरों को, मुक्त फ्री एंड, मुक्त सिरों को, कुंडली के दोनों मुक्त सिरों को स्प्रिंग की सहायता से, स्प्रिंग SPRING, स्प्रिंग की सहायता से संयोजक पेंचों से या संयोजक पेंच से जोड़ दिया जाता है। संयोजक पेंच, संयोजक पेंच यानी कि कनेक्टिंग स्क्रू,
संयोजक पेंच से जोड़ दिया जाता है। क्लियर है? बस इतना ही रचना है, अब इसको समझना है। तो समझने के पहले आपको एक डायग्राम बनाना है। यहां पे डायग्राम बना लीजिए, है ना। ये डायग्राम बनाना है, ठीक से बनाना है डायग्राम। तो डायग्राम बना लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके डायग्राम बनाना है, पॉज कर लीजिए फिर डायग्राम बना सकते हैं। ठीक। तो अब आगे हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो अभी जो जो कंस्ट्रक्शन में लिखा है उसको समझिए क्या क्या है। यहां पे क्या लिखवाया है कि धारामापी क्या है? धारामापी एक ऐसी विद्युत युक्ति है जिसकी सहायता से किसी भी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान यानी करंट का मान ज्ञात किया जा सकता है ना। मतलब एक डिवाइस है जिसकी सहायता हम लोग क्या मेजर करते हैं? करंट मेजर करते हैं। अच्छा, अब इसमें कंस्ट्रक्शन क्या है? तो सबसे पहले मुलायम लोहे का एक बेलनाकार क्रोड है ना, जिसके ऊपर क्वाइल बनाते हैं लपेट के, कॉपर वायर को बार बार लपेट के क्वाइल बना देते हैं। तो ये क्रोड क्या होता है? जैसे खुला हुआ पंखा देखे होगे, फैन खुला हुआ, तो उसका जो क्वाइल है कॉपर का वायर होता है लपेटा हुआ। और किस चीज के ऊपर कॉपर का वायर लपेटा होता है? लोहा के ऊपर। देखा होगा जो लोहा है, उसी लोहा को जिसके ऊपर कॉपर का वायर लपेट के क्वाइल बनाते हैं उसको बोलते हैं क्रोड। और उसके ऊपर वायर लपेट के हम क्वाइल बना दिए, है ना। ये मुलायम लोहे के बेलनाकार क्रोड के ऊपर क्या करते हैं? कॉपर का वायर लपेट के क्रोड बना दिए। ये समझने केवल यहाँ पे 3 है, ये 3 लाइन दिख रहा होगा, ये 3 तो वायर है। एक्चुअली में 3 नहीं होता है, 400, 500 व 1000 टर्न भी हो सकता है क्वाइल के अंदर। ठीक है, ये केवल 3 जो तार दिए केवल समझने के लिए है। हाँ भाई, ऐसा क्वाइल होता है। अब यहाँ पे क्या किए, इस जो क्वाइल है इसको कहां पे फिट किए हुए हैं? क्वाइल को 2 मैग्नेटिक पोल के बीच में, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच में फिट कर दिए हैं। दोनों मैग्नेटिक पोल का जो कैसा होगा ये शेप, इधर वाला जो फेस होगा ना, ये फेस दोनों ऐसा स्ट्रेट नहीं होगा, ऐसा कर्व होगा। ये कॉनकेव, कॉनकेव मींस अवतल, अवतल बेलनाकार, यानी कि ऐसा कर्व होगा इस तरह से दोनों मैग्नेट का पोल, क्योंकि इसके अंदर ये सर्कुलर क्वाइल जो है वो मूव कर सके, रोटेट कर सके। ठीक है, अब यहां पे क्या है, इस क्वाइल को कहां फिट किए हुए हैं? 2 मैग्नेटिक पोल के बीच में ये चूल है, यानी कि टॉर्सन हेड। चूल किसको बोलते हैं? एकदम सिंपल सी बात है, यहां पे ये जो एक्सिस है मैग्नेट का, ये मैग्नेट का एक्सिस को हमको एक जगह पे फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए एक खांचा जैसा संरचना बना हुआ है, खांचा जैसा संरचना को हम लोग बोलते हैं चूल या टॉर्सन हेड, ताकि जब ये क्वाइल रोटेट करे तो रोटेट करने के बाद इधर इधर खिसक नहीं सके, एक ही जगह पर फिक्स रहे। तो इसको लिए खांचा में डाल देते हैं, इस खांचा को बोलते हैं चूल या टॉर्सन हेड। आप क्या करते हैं, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है इससे हम लगा दिए हैं निडल, है ना। निडल है यानी सुई बोल सकते हैं या संकेतक बोल सकते हैं। ये वृत्ताकार पैमाने पर, पैमाना का मतलब स्केल या इंच, ये कैसा है? सर्कुलर है ना। वृत्ताकार पैमाने पर ये मूव कर सकता है। अब ये क्वाइल है, क्वाइल चाहे उसमें 1 बार तार लपेटा हो चाहे 1000 बार तार लपेटा हो, जितना भी लंबा वायर होगा उसका 2 एंड तो होगा ही होगा। क्वाइल का 2 छोर होगा, है ना। तो 2 छोर को एक सिरा को यहां पे लगा दिए, दूसरा सिरा को यहां पे, है ना। दोनों को स्प्रिंग की सहायता से, स्प्रिंग की मदद से, ये दोनों पेंच है, कनेक्टिंग पेंच बोलो या हिंदी में संयोजक पेंच बोलो, कनेक्टिंग स्क्रू है ना। इस पेंच में इस दोनों एंड को, क्वाइल के दोनों एंड को टाइट कर देते हैं। बस कंस्ट्रक्शन इतना सही है, कहानी खत्म। अब बारी है इसका वर्किंग, क्रियाविधि, कैसे ये काम करता है, यानी कि कैसे इस दोनों के बीच में वायर को कनेक्ट करेंगे, ये करंट का मेजरमेंट कैसे करेगा, कैसे विद्युत धारा को मापेगा, है ना। तो आप वर्किंग जानते हैं। यहां तक समझने में कोई डाउट है तो पूछिए, यहां तक समझने में कोई डाउट है कंस्ट्रक्शन में तो पूछिए। अब वर्किंग जानते हैं। वर्किंग यानी कि क्रिया विधि। अब ये कैसे काम करता है, अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। एग्जांपल समझिए, 11th क्लास में पढ़े होंगे टॉर्क,
या बल आघूर्ण, है ना, या कपल ऑफ फोर्स, बल युग्म, वो क्या है? पहले इसको थोड़ा साइड करते हैं, इससे हट के 11th क्लास में आते हैं और एक एग्जाम्पल को समझते हैं ध्यान से। मान लेते हैं यहां पर एक स्केल लिए हुए हैं, स्केल, यह एक मान लो वुडन प्लेट ले लिए, लकड़ी का फट्टा ले लिए है, इसके बीच में एक होल कर देते हैं, छेद कर देते हैं, और यहाँ पे एक कील ठोक देते हैं इसके अंदर, है ना, यहाँ पे होल करके इसके अंदर क्या ठोक दिए? इसमें कील ठोक दिए, और कील ऐसा ठोकना है ताकि होल और कील लूज हो, टाइट ना हो, यानी कि मूवेबल हो, इधर उधर मूव कर सके, घूम सके, हिल डोल सके। अब क्या करना है? अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान समझना है। इस दोनों एंड पर, इसके दोनों छोर पर ऊपर की तरफ, यानी कि सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो क्या ये मूव करेगा? घूम सकता है? ये एक ही डायरेक्शन में दोनों छोर पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो क्या ये घूमेगा? कभी नहीं घूमेगा। अगर हम इसको यहां से हटा के फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अर्थात नीचे की तरफ, दोनों छोर पर, दोनों एंड पर नीचे की तरफ, यानी कि सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, फिर भी ये रोटेट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर एक फोर्स को हटा के यहां अपवर्ड डायरेक्शन में और एक एंड पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों छोर पर फोर्स लगाते हैं, तो ये जो स्केल है ये रोटेट करना यानी घूमना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कपल ऑफ फोर्स, बल युग्म। ये बल युग्म की वजह से, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, बल युग्म, बलों का जोड़ा जो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसके वजह से ये रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक वही बात यहां पे होता है। इसके पहले क्लास में पढ़ाए हुए हैं चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगता हुआ बल, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगता हुआ बल, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी हम पढ़ाए हुए हैं कि अगर वायर में किधर करंट पास हो रहा है, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो उस वायर पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये क्लास में बताए हुए हैं। मतलब यहां पे हम ये जान चुके हैं अब तक, अभी इस टॉपिक के पहले हम लोग जान चुके हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो, यानी कि धारावाही चालक तार हो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर धारावाही चालक तार हो, यानी कि वैसा तार जिसमें करंट पास हो रहा है, तो उस पर फोर्स अप्लाई होता है। वो फोर्स हम पढ़ा चुके हैं पिछले में, क्या? F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये हम सारा पढ़ा चुके हैं। इन शॉर्ट अभी हम लोग ये जान लेते हैं फिलहाल कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग वायर हो, करंट कैरिंग कंडक्टर हो, तो उस पर फोर्स अप्लाई होता है। ये तो क्लियर है। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस बात पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट पे। अगर करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब इसका वर्किंग समझना है। जिस भी परिपथ में, जिस भी वायर में करंट को हमको मेजर करना है कि उसमें कितना करंट पास हो रहा है, उसको, उसके दो एंड को इस दोनों पेच से, स्क्रू से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे इसमें करंट पास करना स्टार्ट हो गया कॉइल के अंदर, तो अब यहां पे क्या होगा? फोर्स अप्लाई होगा। अभी जस्ट बताया है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई वायर रखा हुआ है और उसमें करंट पास होगा तो उस पर फोर्स लगता है। तो अब जैसे ही इसमें करंट पास करवाएंगे, वायर से कनेक्ट कर देंगे, इस कॉइल में करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इसको वायर से कनेक्ट करेंगे, इसमें करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा और करंट इस तरह से फ्लो होगा, या तो इस डायरेक्शन से ऐसे, ये करंट का डायरेक्शन है, मतलब कि एक तरफ होगा ऊपर, दूसरी तरफ नीचे, यानी दोनों आर्म में करंट का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। या नहीं तो अगर इधर नीचे के डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, इधर ऊपर इसी तरह करंट मूव करेगा, या तो ऐसे मूव करेगा या तो ऐसे मूव करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। दोनों ही कंडीशन में या तो क्लॉकवाइज करंट मूव करे या तो एंटी क्लॉकवाइज करंट मूव करे। दोनों ही कंडीशन में कॉइल के दोनों तरफ ध्यान से देखोगे तो करंट का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट होगा। क्योंकि करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो दोनों ही फेज पे जो फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स का डायरेक्शन भी अपोजिट होगा। ठीक, अभी यहां पर एक बात बताए थे, अपोजिट डायरेक्शन में कपल ऑफ फोर्स यानी कि बल युग्म जो आरोपित होता है ना, उसके कारण ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे क्या फोर्स, अगर यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा कॉइल पर, तो यहां फोर्स किधर अप्लाई होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये कॉइल क्या होगा? रोटेट करना स्टार्ट होगा। अब रोटेशन का स्पीड क्या होगा? तो रोटेशन का स्पीड डिपेंड करता है करंट पर।
जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा रोटेट होगा इसका स्पीड, जितना कम करंट होगा उसका स्पीड उतना ही कम होगा। अब हम करंट कैसे मेजर कर सकते हैं? अब चूंकि ये कॉइल रोटेट करना स्टार्ट हो गया है और इसी से क्या जुड़ा हुआ है, ये संकेतक है ना, ये निडल यानी कि सुई इससे जुड़ा हुआ है। कॉइल रोटेट करेगा तो ये संकेतक भी डिफ्लेक्ट होगा, यानी संकेतक भी विक्षेपित होगा, संकेतक भी डिफ्लेक्ट होगा। जितना स्पीड से रोटेट करेगा उतना ज्यादा ये संकेतक है डिफ्लेक्ट होके ये स्केल पर घूमकर बताएगा कितना करंट पास करेगा। जहां तक ये डिफ्लेक्ट होगा, जहां तक जाएगा 1 एम्पियर 2 एम्पियर, वो उसका क्या होगा, करंट का वैल्यू होगा। जितना स्लो मूव करेगा उतना कम डिफ्लेक्शन होगा, उतना कम करंट बताएगा। जितना फास्ट मूव होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा नीडल का यानी संकेतक का, उतना ज्यादा रीडिंग बताएगा, वही करंट का वैल्यू होगा। क्लियर है? बस इतना ही वर्किंग है। तो चलिए आप वर्किंग यानी कि क्रियाविधि लिख के डैश दीजिए। क्रियाविधि लिखो, जिस विद्युत परिपथ में, क्रियाविधि लिख के डैश देके लिखना स्टार्ट कीजिए फटाफट। जिस विद्युत परिपथ में, जिस विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान, जिस विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना होता है, प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना होता है, उसे संयोजक पेंचों द्वारा, उसे कुंडली के संयोजक पेंचों द्वारा जोड़ दिया जाता है। उसे कुंडली के संयोजक पेंचों द्वारा जोड़ दिया जाता है। लिख लिए? जितना बात अभी समझाए हैं है ना, सेम वही डिट्टो लिखवाने वाला है, लिखते जाना है। उसे कुंडली के संयोजक पेंचों द्वारा जोड़ दिया जाता है। पूर्णविराम। अब लिखिए, अब क्या लिखवाएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक है, इस पे बल आरोपित होता है जिसके कारण ये रोटेट होना स्टार्ट हो गया, यही लिखवाएंगे। देखो, चूंकि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, चूंकि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसमें धारा प्रवाहित करने पर, इसलिए इसमें धारा प्रवाहित करने पर बल युग्म कपल ऑफ फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में बलों का जोड़ा, वही है बल युग्म। तो बल युग्म आरोपित होता है, इसलिए इस पर यानी कुंडली पर बल युग्म आरोपित होता है, बल युग्म आरोपित होता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली घूमने लगती है, जिसके फलस्वरूप कुंडली घूमने लगती है। घूम गया कुंडली, कुंडली घूमने लगती है। पूर्णविराम। चूंकि संकेतक भी, ये वाला संकेतक, चूंकि संकेतक भी क्रोड से जुड़ा होता है, क्रोड लिखिए अथवा कुंडली लिखिए, लेकिन क्रोड लिखना ज्यादा सही होगा। चूंकि संकेतक भी क्रोड से जुड़ा होता है, संकेतक भी क्रोड से जुड़ा होता है, इसलिए संकेतक भी क्रोड से जुड़ा होता है, इसलिए कुंडली के घूमने के कारण, कुंडली के घूमने के कारण संकेतक विक्षेपित होता है। कुंडली के घूमने के कारण संकेतक विक्षेपित होता है। विक्षेपित होना माने डिफ्लेक्ट होना, यानी कि हिलना डुलना। संकेतक विक्षेपित होता है। पूर्ण विराम। हो गया।
विक्षेपित होना माने ये कांटा हिलना। संकेतक विक्षेपित होता है। पुनः संकेतक का विक्षेप, संकेतक का विक्षेप वृत्ताकार पैमाने पर, सर्कुलर स्केल, वृत्ताकार पैमाने पर पढ़ा जा सकता है। संकेतक का विक्षेप वृत्ताकार पैमाने पर पढ़ा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। पुनः तो जहां तक काटा जाएगा वही होगा करंट का मान। तो लिखो यही पठन, ये लास्ट लाइन है, यही पठन, पठन मीन्स रीडिंग, यही पठन धारा का मान होता है। यही पठन धारा का मान होता है। क्लियर? क्लियर है? चलो, अब ये तुम्हारा धारा मापी गैल्वेनोमीटर टॉपिक क्लियर हो गया है। अब इसके आगे, अच्छा, ये धारा मापी से रिलेटेड दो और टॉपिक है, तीन टॉपिक है, सॉरी, ये जो गैल्वेनोमीटर है धारा मापी, इससे रिलेटेड तीन और टॉपिक है। क्या? शंट, अभी बताने वाले हैं, शंट, एमीटर एंड वोल्टमीटर। शंट, एमीटर एंड वोल्टमीटर, तीन और टॉपिक है। और चौथा टॉपिक बताएंगे डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर, चार टॉपिक करके। तो लगातार इसके बाद वीडियो भेजते जाएंगे, कंटिन्यूअसली वीडियो देखना है, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब इसके आगे का टॉपिक, ये गैल्वेनोमीटर कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड अभी बताया शंट, तो शंट को देखते हैं क्या है। तो लिखिए शंट या पार्श्ववाही, पार्श्व मीन्स बगल, वाही मतलब बहाने वाला, बगल से बहाने वाला, यानी कि करंट को बगल से बहा देता है। डिटेल से जानेंगे क्या चीज है शंट। पहले लिखिए, हेडिंग दीजिए, शंट या पार्श्ववाही। तो समझेंगे शंट के बारे में, यह भी अच्छा टॉपिक है, 1.5 से 2 पेज में भी जाएगा। पहले डेफिनेशन लिखिए, पहले डेफिनेशन लिखिए फिर समझाते हैं। लिखो, धारामापी की कुंडली, लिखते जाना फटाफट सभी को, धारामापी की कुंडली के समानांतर क्रम में, पैरेलल वाइज, धारामापी की कुंडली के समानांतर क्रम में जुड़े, समानांतर क्रम में जुड़े कम प्रतिरोध वाले तार को लो रेजिस्टेंस वायर, कम प्रतिरोध वाले तार को शंट कहते हैं। कम प्रतिरोध वाले तार को शंट या पार्श्ववाही कहते हैं, शंट या पार्श्ववाही कहते हैं। लिख लो, फिर पूरा एक्सप्लेन करेंगे बढ़िया से, पूरा डिटेल से समझाने वाले हैं। पहले लिखिए, शंट या पार्श्ववाही कहते हैं, पूर्ण विराम। आगे लिखिए, इसकी सहायता से, अब शंट लगाने से होता क्या है वो भी बता रहे, होता क्या है फिर समझाएंगे, पूरा डिटेल से एग्जाम्पल देके समझाने वाले हैं। लिखिए, इसकी सहायता से धारामापी में प्रवाहित धारा पर, इसकी सहायता से धारामापी में प्रवाहित धारा पर नियंत्रण रखा जा सकता है। धारामापी में प्रवाहित धारा पर नियंत्रण रखा जा सकता है, नियंत्रण रखा जा सकता है। साथ ही धारामापी की कुंडली को, साथ ही धारामापी की कुंडली को जलने से, यानी कॉइल को जलने से बचा सकते हैं। कैसे बचाएंगे वो एग्जांपल देके समझाएंगे। धारामापी की कुंडली को जलने से अथवा संकेतक को
अथवा संकेतक को टूटने से बचाया जा सकता है। संकेतक को टूटने से बचाया जा सकता है। अब आगे बताएंगे कि अभी शंट का डेफिनेशन हुआ है केवल, अभी शंट में लंबा चौड़ा टॉपिक अभी बाकी है ना। तो अब पहले ये जान लेते हैं, अभी तक क्या समझे। देखो प्रतिरोध दो तरह का, एक उच्च प्रतिरोध, दूसरा निम्न प्रतिरोध, हाई रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस। तो उच्च प्रतिरोध को कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है, उच्च प्रतिरोध को वही बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस या उच्च प्रतिरोध। लेकिन जो कम प्रतिरोध वाला तार होता है, लो रेजिस्टेंस वाला जो वायर होता है, उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं शंट या पार्श्ववाही। तो जब कभी भी बात हो शंट का तो दिमाग में बस इतने याद रखना है, शंट मीन्स कम प्रतिरोध वाला तार यानी कि लो रेजिस्टेंस वायर। शंट मीन्स कम प्रतिरोध, और उच्च प्रतिरोध होगा तो उसको केवल लिख देंगे उच्च प्रतिरोध। अब शंट लगा के गैल्वेनोमीटर की कुंडली को, गैल्वेनोमीटर के कॉइल को जलने से कैसे बचा सकते हैं, उसका जो नीडल होता है, सुई होता है, उसको टूटने से कैसे बचा सकते हैं, वो जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए।